और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। बिहार की राजधानी पटना में नई सरकार गठन के बाद अब प्रशासन फुल एक्शन मोड में आ गया है, जिसके तहत प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। प्रशासन के इस कदम से भू माफिया के बीच अफरा तफरी मची दिखाई दे रही है। प्रशासन की टीम बुलडोजर और पुलिस बल के साथ अभियान में शामिल है, जिसने बुलडोजर की मदद से अवैध कब्जा कर बनाए गए निर्माण को गिरा दिया है। डीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई के तहत उन लोगों से जुर्माना भी वसूला गया जिन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर अवैध निर्माण किया है। कार्रवाई के दौरान 52,300 रुपए का जुर्माना वसूला गया। अजीमाबाद अंचल में अतिक्रमण अभियान के तहत गायघाट डंका इमली से गायघाट अशोक राजपथ से महावीर घाट तक अस्थायी अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई है। यहां पर कई पक्की दुकानें भी बनाई गई थी, जिन्हें बुलडोजर की मदद से जमींदोज किया गया है। तो बिहार के अलग अलग जिलों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है और राजधानी पटना में भी इसी के तहत कार्रवाई की गई है। जगह जगह कच्चे और पक्के निर्माण को हटाया गया है। तेलंगाना के महबूबनगर में एक टैंकर और लॉरी के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में टैंकर के ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत हो गई। यह हादसा नेशनल हाईवे 167 पर हुआ है। जानकारी के मुताबिक विपरीत दिशा से आ रहे दोनों वाहनों की रफ्तार काफी तेज थी और इसकी वजह से आमने सामने की भीषण टक्कर हुई। टक्कर के बाद एथेनॉल से भरे टैंकर में आग लग गई। टैंकर धू धू कर जलने लगा। लॉरी का ड्राइवर तो केबिन से कूद गया, लेकिन टैंकर का ड्राइवर अंदर ही फंस गया। स्थानीय लोग जब तक मौके पर पहुंचते तब तक ड्राइवर बुरी तरह जल चुका था। बाद में उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तो तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 गाड़ियों की आमने सामने की भीषण टक्कर हुई और इसमें टैंकर में आग लगी, केमिकल लदा हुआ था और इस वजह से टैंकर ड्राइवर की जिंदा जलकर मौत हो गई। मुंबई में वर्ली सी लिंक पर एक चलती कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कार में अचानक ही धुआं उठा और देखते ही देखते पूरी कार आग का गोला बन गई। इसे देखने के बाद वहां पर मौजूद लोगों के बीच हड़कंप मच गया। हादसा मुंबई के वर्ली सी लिंक पर हुआ, जहां पर कार धू धू कर जलती दिखी। इसके बाद सी लिंक से गुजरने वाली गाड़ियों को रोक दिया गया। वहीं आग लगने के बाद कार सवार लोग फौरन गाड़ी से कूद गए। आग की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। हालांकि जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचती, कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। कार में आग लगने की वजह से मौके पर भारी जाम भी लग गया। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से आग का गोला बनी हुई है कार। शुरुआत में वहां से गाड़ियां अगल बगल से गुजरती हुई दिखती हैं, लेकिन बाद में वहां पर ट्रैफिक रोका जाता है और इस वजह से लंबी कतार यहां पर गाड़ियों की देखने को मिली है। तो मुंबई में चलती कार में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। वर्ली सी लिंक पर हादसा और उसके बाद जबरदस्त ट्रैफिक जाम लगा हुआ दिखाई दिया। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन साइबर हॉक के तहत बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। करोलबाग पुलिस ने एक गैर कानूनी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भंडाफोड़ कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी IMEI में छेड़छाड़ करते थे, मोबाइल असेंबलिंग से गलत कामों को अंजाम देते थे। उनके पास से 1800 से ज्यादा कीपैड वाले मोबाइल और स्मार्टफोन्स बरामद किए गए हैं। IMEI बदलने में इस्तेमाल होने वाला लैपटॉप और एक सॉफ्टवेयर भी आरोपियों के पास से मिला है। ये पुराने मोबाइल के मदरबोर्ड खरीदकर नए बॉडी पार्ट से मोबाइल तैयार करते थे। इनके ठिकाने से हजारों मोबाइल बॉडी पार्ट्स, प्रिंटेड IMEI लेबल और स्कैनर भी बरामद हुए हैं। गैंग के पर्दाफाश से चीन से मंगाए गए पार्ट्स और स्थानीय बाजार में अवैध बिक्री का खुलासा हुआ। ये रैकेट करीब 2 साल से गुप्त रूप से चल रहा था। दिल्ली पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर उनके बाकी सहयोगियों का पता लगाने में जुटी है। तो गैर कानूनी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग की जा रही थी मोबाइल की और इसमें IMEI से छेड़छाड़ की जाती थी। पुराने फोन खरीदे जाते थे, उनके मदरबोर्ड लेकर के IMEI बदल करके उन्हें नया फोन बनाया जाता था। चीन से माल इंपोर्ट करके और उनका इस्तेमाल करके नए मोबाइल फोन बनाए जा रहे थे। और भंडाफोड़ जब हुआ तो वहां पर देखिए कितने बड़े पैमाने पर फोन बनाने का सामान बरामद किया गया है। ब्राजील के रियो डी जनेरियो में पुलिस और फुटबॉल फैंस के बीच हिंसक झड़प हो गई। यह झड़प तब शुरू हुई जब फ्लेमेंगो की टीम अपने क्लब की प्रमुख प्रतियोगिता की फाइनल यात्रा के लिए एयरपोर्ट पहुंची। बस के आसपास हजारों फैंस जमा थे। तभी कुछ लोगों ने बस में छत के रास्ते घुसने की कोशिश की। समर्थक इतने
उन्माद में थे कि वे पुलिस से भी भिड़ गए। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और रबर बुलेट का इस्तेमाल किया। हालात बेकाबू हो गए और फैंस ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे शहर में अफरा तफरी मची हुई है। पुलिस लोगों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले दाग रही है। वहां मौजूद भीड़ ने बैरियर भी तोड़ दिया। बाद में जब भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा तब जाकर कहीं हालात काबू में हो पाए। तो ब्राजील में रियो डी जेनेरियो की हालत आप देख सकते हैं। फुटबॉल फैंस इतने बेकाबू हो गए कि वहां पुलिस से ही भिड़ते हुए नजर आए हैं। हांगकांग का ताइपो शहर उस वक्त दहल उठा जब एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। अब तक 44 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 300 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और 31 मंजिला हाई राइज अपार्टमेंट में तबाही मचा दी। 2000 फ्लैटों वाले इस टावर में अचानक उठी आग की लपटों ने देखते ही देखते कई इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से साफ दिखाई दे रहा है। वांग फुक कोर्ट नाम की हाई राइज अपार्टमेंट में दहशत फैल गई। 700 से ज्यादा फायर फाइटर्स को आग बुझाने के काम में लगाया गया। तस्वीरों में देख सकते हैं हाइड्रोलिक सीढ़ियों के जरिए आग पर पानी की बौछारें डाली जा रही है। सोशल मीडिया पर घटना के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें आग की लपटें और गहरा धुआं साफ दिखाई दे रहा है। इमारतों से 90% लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। वहीं हांगकांग प्रशासन ने प्रभावित लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। हादसे के बाद टाइपो हाईवे के एक हिस्से को बंद करना पड़ा और कई बस रूटों को डाइवर्ट किया गया। आसपास के लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। हांगकांग प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। माना जा रहा है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। यूपी के बाराबंकी में एक तेज रफ्तार ट्रक पुल की रेलिंग तोड़ते हुए सीधे रेलवे ट्रैक पर जा गिरा, जिसकी वजह से गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन कई घंटे तक फंसी रही। जैसे ही प्लाईवुड लदा ट्रक रेलवे ट्रैक पर गिरा, हड़कंप मच गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसा बाराबंकी के बुढ़वल जंक्शन के पास हुआ। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे, रामनगर पुलिस, जीआरपी, फायर ब्रिगेड और आसपास के थानों की टीमें मौके पर पहुंच गई। राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। ट्रक के चालक को गैस कटर की मदद से बाहर निकाला गया। गंभीर हालत में उसे बाराबंकी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गनीमत रही कि जिस वक्त ट्रक पुल से गिरा उस वक्त रेलवे ट्रैक खाली था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। रेलवे ट्रैक ब्लॉक होने की वजह से कई ट्रेनों को चौकाघाट और बिंदौरा रेलवे स्टेशन पर ही रोका गया। अगर बिजली का तार या फिर ट्रक सीधे ट्रेन पर गिर जाता तो स्थिति बेहद भयावह हो सकती थी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही राजधानी दिल्ली से, जहां द्वारका में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। भाऊ गैंग का शूटर अंकित मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। 25,000 का इनामी है भाऊ गैंग का शूटर अंकित। दिल्ली पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल ने यह कार्रवाई की है। पिछले कुछ समय में राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में भाऊ गैंग ने कई वारदातों को अंजाम दिया है और उसी गैंग का शूटर अंकित दिल्ली पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टेस्ट सेल की कार्रवाई में पकड़ा गया है। 25,000 का इनामी बदमाश है भाऊ गैंग, जो काफी तेजी से अपराध की सीढ़ियां चढ़ता हुआ अब गैंग अपराध का दूसरा नाम बन चुका है और इसका एक प्रमुख शूटर पकड़ा गया है। यूपी के अमरोहा में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। वहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना हसनपुर थाना इलाके के गजरौला संभल हाईवे पर हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक ट्रक में ही फंस गई, जिसके बाद तेज धमाका हो गया। धमाके की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। बाइक ब्लास्ट होते ही ट्रक में भीषण आग लग गई और कुछ ही देर में आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें और धुआं दूर से ही नजर आ रहा था, जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। सड़क हादसे का पता चलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शुरुआती जांच में हादसे की वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के खरगोन में अधिकारियों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह अचानक निर्माणाधीन बाईपास की जांच करने पहुंच गए। खास बात ये थी कि अंधेरा होने पर मंत्री राकेश सिंह ने मोबाइल टॉर्च से निर्माणाधीन खरगोन बाईपास नेशनल हाईवे का निरीक्षण किया। इस दौरान कॉम्पैक्शन में गड़बड़ी मिली, साथ ही शोल्डर पर इस्तेमाल पत्थर तय सीमा से ज्यादा आकार का मिला। सैंपलिंग के दौरान ये भी सामने आया कि निर्धारित मापदंडों के अनुरूप बैग उपलब्ध नहीं थे। इस गंभीर लापरवाही पर मंत्री राकेश सिंह ने तुरंत खरगोन लेबोरेटरी के प्रभारी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विजय सिंह पवार को सस्पेंड कर दिया। उन्होंने सब इंजीनियर और सुपरविजन कंसल्टेंट आईकॉन के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
ये आपका सारा सिस्टम ही गड़बड़ है पूरा का पूरा गाड़ी। वो बता रहे हैं कि टेप लगाने से ठीक रहेगा। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि किसी भी सड़क परियोजना में गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान चीफ इंजीनियर बीपी बोरासी समेत कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। इजराइल ने उत्तरी वेस्ट बैंक में विशेष सैन्य ऑपरेशन चला रखा है। इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी करते हुए उत्तरी वेस्ट बैंक में सैनिकों की तैनाती का दावा किया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि उत्तरी वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों की मूवमेंट जारी है। पिछले दिनों इजरायली और फिलिस्तीनी नागरिकों के बीच हुई झड़प के बाद इजरायली सैनिकों की तैनाती की गई है। इस ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर और बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल हैं। सड़कों पर इजरायली सैनिक पेट्रोलिंग करते हुए दिख रहे हैं। इजरायली सैनिक संदिग्धों को पकड़ने के लिए कई घरों की तलाशी भी ले रहे हैं। कुछ दिन पहले फिलिस्तीनी हमलावरों ने एक इजरायली को चाकू से गोदकर मार डाला, साथ ही 3 और को घायल कर दिया, जिसके बाद इजरायली सैनिकों ने उन्हें गोली मार दी। गोलीबारी की वजह से वहां हिंसा फैल गई, जिसके बाद इजराइल ने वहां सैनिकों की तैनाती का फैसला लिया है। यूरोपीय देश स्लोवाकिया पर इन दिनों कुदरत का कहर टूट पड़ा है। बर्फबारी, बाढ़ और बारिश से वहां हालात बिगड़ गए हैं। कई इलाकों में कई फीट तक पानी भर गया है। देश के मध्य हिस्से के ज्यादातर इलाके कुदरत के ट्रिपल अटैक से परेशान हैं। एक तरफ जहां बर्फबारी से लोग जूझ ही रहे थे, तो बारिश ने और हालात बिगाड़ दिए। पिघलती बर्फ और बारिश के पानी की वजह से वहां कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। बाढ़ की वजह से सड़कें लबालब हो गई, रिहायशी इलाकों में पानी भर गया, सड़कों पर आवाजाही ठप हो गई। हालांकि ट्रैफिक को सामान्य बनाने के लिए दमकल विभाग ने सड़कों पर तटबंध बनाकर आवाजाही शुरू करने की कोशिश की। दमकल विभाग ने कई इलाकों से पाइप के जरिए पानी निकालने की भी कोशिश की, ताकि मुश्किलें कुछ कम हो सके। मौसम विभाग ने बारिश जारी रहने के साथ ही और बर्फ पिघलने की चेतावनी जारी की है। सबसे ज्यादा असर स्वेलेन और वेल्की क्रटिस इलाके में देखा जा रहा है। थाईलैंड में भारी बारिश के बाद हालात बुरी तरह से बिगड़ चुके हैं। कई लोग अभी भी घरों के अंदर फंसे हैं, तो कई लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। जब रेस्क्यू करने वाली टीम सामने नजर आई तो घर की छत फाड़कर बाहर निकला ये शख्स कपड़ा घुमाने लगा। इसे देखते ही नाव पर सवार रेस्क्यू टीम यहां रुक गई और उसके बाद शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। छत के ऊपर 4 लोग फंसे थे। टीम ने एक-एक कर सबको बाहर निकालना शुरू किया। तभी एक युवक फिसलकर मकान के अंदर की तरफ गिर गया। हालांकि कुछ सेकंड के बाद वो वापस बाहर निकल आया। ड्रोन कैमरे में कैद हुई ये तस्वीरें बता रही हैं कि थाईलैंड का हाल कितना बुरा हो चुका है। सड़क पानी से लबालब भर चुकी है, कारें जल समाधि ले चुकी हैं और नदियां उफान पर हैं। हेलीकॉप्टर से फंसे हुए लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उन्हें बचाकर राहत शिविरों तक पहुंचाने का काम हो रहा है। यूपी के प्रयागराज में एक ऐसी शादी हुई जिसे जिसने भी देखा वो हैरान रह गया, क्योंकि इस बार दूल्हा नहीं बल्कि खुद दुल्हन दूल्हे के घर बारात लेकर पहुंची थी। आगे आगे दुल्हन, पीछे पीछे सैकड़ों बाराती। अंदाज बिल्कुल वही जैसे दूल्हा अक्सर दुल्हन के घर बारात लेकर पहुंचता है। फूलों से सजी बग्गी में दुल्हन बैठी थी। बाराती जमकर डांस कर रहे थे। जैसे ही ये बारात सड़कों से होकर गुजरी, लोगों की भीड़ इसे देखने के लिए उमड़ पड़ी। पिता का सपना था कि वो अपनी बेटी की शादी बेटों की तरह करे। इसके लिए बाकायदा पहले ही निमंत्रण पत्र में लड़की की बारात नाम से टाइटल छपवाया गया। जब बारात दूल्हे रजत के घर पहुंची तो परिवार ने भी तनु का शाही अंदाज में स्वागत किया और पारंपरिक रस्मों के साथ विवाह की विधियां पूरी की। राजस्थान के जैसलमेर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शहर के बस स्टैंड के सामने पर्यटकों से भरी एक कार को रोककर उस पर पिस्टल तान दी गई। बीच बाजार जिसने भी ये नजारा देखा वो हैरान रह गया। सामने पिस्टल ताने युवक खड़ा था और कार के अंदर पर्यटक सहमे हुए थे। कुछ देर के लिए ऐसा लगा किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। दरअसल ये एक तरह का मिसकम्युनिकेशन था और कुछ नहीं। राजस्थान पुलिस के मुताबिक पंजाब पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम किसी फरार मुलजिम की तलाश में जैसलमेर आई थी। यहाँ गलतफहमी में उन्होंने पर्यटकों की कार को रोक लिया। वांटेड बदमाश भागने न पाए, इसीलिए पिस्टल तान दी। बाद में जानकारी होने पर पंजाब पुलिस ने खेद जताया और कार सवार लोगों को जाने दिया। पंजाब पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम अपने मुलजिम की तलाश में आई हुई थी और वो अपने जो संदेश की तलाश करी थी, उसमें उन्होंने वहां संदिग्ध लगा जो हरियाणा पासिंग गाड़ी नंबर गाड़ी थी। शहर में इस फिल्मी स्टाइल ऑपरेशन की खूब चर्चा हो रही है, तो कई लोग इस पर नाराजगी भी जता रहे हैं।
कर्नाटक के कोडागू से एक्सीडेंट की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां मजदूरों को ले जा रहे एक पिकअप वैन का बैलेंस अचानक बिगड़ा, जिसके बाद वो पलटते हुए सीधा हो गया। हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई हैं। अचानक बैलेंस बिगड़ा और पिकअप धड़ाम हो गया। पिकअप सामान्य रफ्तार से ही आ रहा था, लेकिन अचानक वो अनियंत्रित होकर पलट गया। पिकअप पर बैठे मजदूर एक झटके में जमीन पर आ गिरे और उनमें 2 मजदूरों पर पलटने के बाद पिकअप वापस आ गिरी। एक पल को लगा कि पिकअप के नीचे दबने वालों का जिंदा बचना मुश्किल है, लेकिन चमत्कार यही हुआ। एक शख्स पिकअप के नीचे से पहले निकला, फिर दूसरा डिग्गी वाली साइड। हालांकि दूसरा शख्स पिकअप गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे लोगों ने किसी तरह उसे निकालकर पास में लिटाया। हादसे के पीछे टायर फटने को एक बड़ी वजह माना जा रहा है। हादसा सोमवारपेट तालुका के मदिकेरी सोमवारपेट हाईवे पर हुआ। अब खबर महाराष्ट्र के नासिक से, जहां शिवसेना शिंदे गुट की पूर्व विधायक निर्मला गावित भी सड़क हादसे का शिकार हो गई। वो अपने पोते के साथ घर के बाहर टहल रही थी, तभी एक कार उन्हें टक्कर मारते हुए निकल गई। कार आई और उसने पीछे से टक्कर मार दी। ये उसी हादसे का सीसीटीवी फुटेज है। सड़क पर कुछ भी असामान्य नहीं था। पूर्व विधायक पोते और एक महिला के साथ घर के बाहर घूम रही थी, तभी यह हादसा हो गया। एक पल को ऐसा लगा कार वाले ने जानबूझकर निर्मला गावित को टक्कर मारी। गनीमत रही कि हादसे में गावित का पोता बाल बाल बच गया, जो कि ठीक उन्हीं के साथ चल रहा था। गंभीर रूप से घायल निर्मला गावित का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और आरोपी ड्राइवर की तलाश की जा रही है। अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी से हड़कंप मच गया। एक संदिग्ध ने 2 नेशनल गार्ड को गोली मार दी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटना को आतंकी वारदात करार दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं करेगा और हमलावर को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पुलिस ने जिस संदिग्ध को हिरासत में लिया है, उसका नाम रहमानुल्लाह लाकनवाल बताया जा रहा है, जो एक अफगान नागरिक है। अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। व्हाइट हाउस के पास हुई फायरिंग की घटना 2 नेशनल गार्ड को मौत के घाट उतार दिया। संदिग्ध को हालांकि दबोच लिया गया है, लेकिन दिन दहाड़े हुई इन 2 हत्याओं से अमेरिका में हड़कंप मचा है। मौके पर बड़े पैमाने पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। आम लोगों से इलाके से दूर रहने की अपील की गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने राजधानी में नेशनल गार्ड की संख्या बढ़ाने के भी आदेश दिए हैं। तो इस संदिग्ध की तस्वीर भी सामने आई है। रहमानुल्लाह लाकनवाल इसका नाम बताया जा रहा है। इसका मकसद अभी साफ नहीं है कि आखिरकार उसने इस हमले को क्यों अंजाम दिया, उसका मकसद क्या था, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे आतंकी घटना बताया है। अमेरिकी राजधानी की सुरक्षा में जिस तरह से सेंध लगाई गई है, लापरवाही का एक बड़ा मामला, और 2 गार्ड्स को, नेशनल गार्ड्स को भी उसने मौत के घाट उतार दिया। We're not going to put up with these kind of assaults on law and order by people who shouldn't even be in our country. We must now re-examine every single alien who has entered our country from Afghanistan under Biden, and we must take all necessary measures to ensure the removal of any alien from any country who does not belong here or add benefit to our country. If they can't love our country, we don't want them. रविवार को भारत की महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। राहुल गांधी ने टीम के खिलाड़ियों और स्टाफ से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी है। भारत की होनहार बेटियां बस में सवार होकर 10 जनपद पहुंची, जहां राहुल गांधी उनके स्वागत का इंतजार कर रहे थे। राहुल गांधी ने एक-एक कर सभी महिला खिलाड़ियों से हाथ मिलाया, उनका हाल जाना और जीत की बधाई दी। इसके बाद राहुल गांधी सभी महिला खिलाड़ियों के साथ बैठे, उनके साथ क्रिकेट पर बातचीत की, उनके संघर्षों को जाना और फिर फोटो शूट किया। 23 नवंबर को महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने नेपाल को 7 विकेट से हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम किया था, और उसके बाद जिस तरह से जश्न मनाया, उसे देखकर हर भारतीय को गर्व महसूस हुआ। यूपी के मेरठ में स्थित LLRM मेडिकल कॉलेज से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देख आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। यह वीडियो मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल का है, जिसमें कुत्ता मेस में रखी खाना परोसने वाली प्लेट को चाटता दिखाई दे रहा है।
हॉस्टल के अंदर ये कुत्ता दीवार पर चढ़ा हुआ था और वहां रखी प्लेट्स को चाट रहा था। कुत्ते के प्लेट में खाना खाने से हॉस्टल में रह रहे छात्रों की सुरक्षा और सेहत दोनों पर सवाल खड़े हो गए हैं। बताया गया कि न सिर्फ हॉस्टल बल्कि अस्पताल की ओपीडी में भी अक्सर कुत्ते घुस आते हैं, जिससे छात्रों में काफी नाराजगी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में घर वापसी के नाम पर कुछ हिंदूवादी संगठनों ने वो किया जो कि न केवल हैरान करने वाला है बल्कि अब उस पर सवाल भी उठने लगे हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इन सभी को एक एक कर गौमूत्र दिया और फिर उसके बाद पीने को कहा। यही नहीं, इन लोगों से हवन और पूजन भी करवाया गया। दरअसल ये सभी बंजारे हैं जो किसी एक विशेष समुदाय से संबंध रखते थे। जैसे ही हिंदूवादी संगठनों को इनके आने की खबर मिली तो सभी को गौमूत्र पिलाकर शुद्धिकरण कर दिया गया। ये घर वापसी उस घटना के एक दिन बाद हुई जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इन्हीं परिवारों को लेकर विरोध दर्ज कराया था। और बड़ी खबर आ रही है जम्मू से, जहां मेडिकल के छात्र की गिरफ्तारी से जुड़ा बड़ा खुलासा हुआ है। जम्मू में किसी आतंकी घटना को अंजाम देना चाहता था छात्र। जम्मू के रियासी जिले में एक मेडिकल का छात्र गिरफ्तार हुआ है। भटिंडी इलाके से छात्र मोहम्मद सज्जाद को गिरफ्तार किया गया। सज्जाद के फोन से कई पाकिस्तानी नंबर मिले हैं। पुलिस अब इस गिरफ्तार छात्र से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में था मोहम्मद सज्जाद नाम का यह छात्र। जम्मू में नीट की तैयारी कर रहा था, लेकिन इस दौरान रेडिकलाइज हुआ और आतंकी हमले को अंजाम देने की कोशिश में था। आतंकी घटना को अंजाम देना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसके पास से कई पाकिस्तानी फोन नंबर मिले हैं, पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था और अब उससे पूछताछ की जा रही है। देश में जिस तरह से मेडिकल के जो छात्र हैं, मेडिकल के से जुड़े हुए डॉक्टर्स हैं, उनका एक टेरर नेटवर्क सामने आया है और जम्मू कश्मीर से उसका कनेक्शन भी निकल करके सामने आया। और ऐसे में अब एक और छात्र जो कि अभी नीट की तैयारी कर रहा था, प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था, उसके आतंकी मंसूबे सामने आए हैं। बिहार की नवादा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो फेसबुक के जरिए पहले भोले भाले लोगों को मैसेज कर अपने जाल में फंसाता और फिर लाखों की ठगी करता। ठगों ने फेसबुक समेत कई सोशल मीडिया साइट्स पर अंजलि नाम से प्रोफाइल बनाई थी। यही नहीं, इस प्रोफाइल से जितने भी पोस्ट हुए थे वो ज्यादातर अश्लील थे ताकि ग्राहकों को फंसाया जा सके। इसके बाद जो भी इन पिक्चर्स पर कमेंट करता उसे फोन कर लड़की से बात मुलाकात का लालच देते थे। लड़की से मिलवाने के नाम पर ये लोग 499 रुपए अपॉइंटमेंट फीस भी लेते थे। पुलिस ने आरोपियों से 11 मोबाइल फोन भी बरामद किए जिनसे ये पूरा ठगी का कारोबार चल रहा था। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में उठा है दिल्ली में प्रदूषण का मामला। सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने यह मुद्दा उठा है। सुप्रीम कोर्ट में 1 दिसंबर को मामले की सुनवाई होगी। इस मामले की नियमित सुनवाई से समाधान निकालेंगे, सीजीआई ने यह टिप्पणी की है। राजधानी दिल्ली और पूरे एनसीआर में वायु प्रदूषण जबरदस्त तरीके से बढ़ा हुआ है और एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने यह मुद्दा उठा है और 1 दिसंबर को मामले की सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि इस मामले की नियमित सुनवाई से समाधान निकालेंगे। और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी निपुण सहगल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निपुण, सुप्रीम कोर्ट के सामने भी यह मुद्दा पहुंचा है। पहले भी इस मुद्दे को लेकर के तमाम मंचों पर बात उठती रही है, लेकिन वही नतीजा ढाक के 3 पात रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट से अंतिम उम्मीद की जाए क्या? देखिए, बिल्कुल कई मंचों पर यह बात उठती रही है और खुद सुप्रीम कोर्ट में कई वर्षों से यह मामला लंबित है, कोई आज की बात नहीं है। चीफ जस्टिस के सामने जब आज ये बात रखी गई तो उनका ये कहना था कि मैंने अब तक देखा है कि दिवाली के आसपास अचानक ये मामला सरगर्मी पकड़ता है, लेकिन उसके बाद मामला शांत हो जाता है, पूरे साल शांति रहती है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं इस मामले को नियमित सुनूंगा। सोमवार को पहली सुनवाई होगी और इसको हम लगातार सुनेंगे। देखते हैं कि विशेषज्ञों का क्या कहना है और उन समाधानों को अपनाकर स्थायी समाधान निकालने के लिए हम प्रयास करेंगे। निपुण, इन सब के अलावा जो संबंधित सरकारें हैं, जितने भी संबंधित संगठन हैं, जितने भी इस मामले से जुड़े हुए, जो कहा जाए कि जिनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्या अभी कोई नोटिस जारी किया गया है या 1 दिसंबर की जो सुनवाई होगी उसमें सिर्फ अभी जो आगे की रूपरेखा तय होगी? जी नहीं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये मामला कई वर्षों से लंबित है,
तो तमाम जो पक्षकार हैं इस मामले के, वो पहले ही नोटिस में है और लगातार जवाब भी दाखिल करते रहते हैं। ये कोई पहली दफा सुनवाई नहीं होगी, लेकिन एक नई झलक चीफ जस्टिस ने जरूर दी है कि हम सोमवार को इसको सुनेंगे, और अब जब सुनना शुरू करेंगे तो नियमित अंतराल पर सुनेंगे। सिर्फ दिवाली के आसपास ये मामला जोर पकड़ेगा, ऐसा नहीं होने देंगे। उम्मीद की जाए कि दिल्ली और एनसीआर के साथ साथ उत्तर भारत के अलग अलग शहर और राज्य जो कि प्रदूषण की मार झेल रहे हैं, उनको अब शायद राहत मिल जाए, क्योंकि सरकारों की ओर से जो है एक दूसरे पर दोषारोपण ही होता रहा और कुल मिलाकर के जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं वो जहरीली हवा में सांस लेने को अभिशप्त हैं, और हर साल की तरह इस साल भी कमोबेश वैसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में 1 दिसंबर को सुनवाई है। बहुत शुक्रिया निपुण पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पुलिस ने बड़ी छापेमारी की है। प्रतिबंधित संगठन JEI से जुड़े लोगों पर छापा मारा गया है। बडगाम, अनंतनाग, शोपियां, कुपवाड़ा में छापेमारी की गई है। इस छापेमारी में कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं, कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त किए गए हैं। बड़ी खबर आ रही है। तो प्रतिबंधित संगठन से जुड़े हुए लोगों पर छापेमारी की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर में लगातार छापेमारी का सिलसिला चल रहा है, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला चल रहा है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद से इन कार्रवाइयों में तेजी आई है। बडगाम, अनंतनाग, शोपियां और कुपवाड़ा में छापेमारी की गई है, कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं, कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त की गई हैं। जमाते इस्लामी के ठिकानों पर छापा मारा गया है। जम्मू कश्मीर में पुलिस ने छापेमारी की है, आपत्तिजनक साहित्य बरामद किया गया है, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों की धरपकड़ की गई है। बडगाम, अनंतनाग और शोपियां के अलावा कुपवाड़ा में भी छापेमारी चल रही है। अलग अलग तस्वीरें इस छापेमारी से जुड़ी हुई सामने आई हैं, और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, इस छापेमारी के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? कौन है वो लोग जो इस संगठन से जुड़े हुए हैं? देखिए, इस प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी के ठिकानों पर कश्मीर के 10 में से 8 जिलों में आज सुबह तड़के छापेमारी की गई, जिसमें श्रीनगर, पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग, कुलगाम, बारामूला और कुपवाड़ा में जमात से जुड़े हुए संदिग्ध लोगों के घरों पर और उनसे जुड़े हुए स्कूलों और अन्य स्थानों पर भी छापेमारी की गई, और यहाँ से कई आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, जिनमें लैपटॉप और मोबाइल फोन भी शामिल हैं, उनको जब्त करके फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का ये कहना है कि टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर और टेरर नेटवर्क पर लगाम कसने के लिए ये छापेमारी की गई, और कहीं ना कहीं दिल्ली धमाके और जैश मॉड्यूल के बाद अब जम्मू कश्मीर पुलिस के निशाने पर प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी है, क्योंकि उनको आशंका है कि इसी संगठन के पुराने वर्कर्स का इस्तेमाल करके एक बार फिर से एक OGW नेटवर्क बनाने की कोशिश हो रही है सरहद पार से, जिसके चलते ये अभियान चलाया गया। पुलिस ने पहले ही ये बात कही थी कि टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो उनका प्रहार है वो जारी रहेगा, और उसी की कड़ी आज की ये छापेमारी माना जा रहा है, जो आज सुबह तड़के कई ठिकानों पर की गई और कुछ दस्तावेज जब्त किए गए। हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी या किसी के हिरासत में लिए जाने की खबर नहीं है, लेकिन छापेमारी का सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है, ऐसे संकेत जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से दिए गए हैं। आसिफ, पिछले कुछ समय से आतंकवाद के खिलाफ लगातार कार्रवाई की गई है। टेरर नेटवर्क के साथ साथ टेरर फाइनेंसिंग को भी बंद कराने की पूरी कवायद की गई है, लेकिन इसके बावजूद जमाते इस्लामी जैसे संगठन अभी भी एक्टिव हैं और नए सिरे से आतंकवाद को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और यह काफी चिंताजनक बात है। देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस के जो राडार पर ये संगठन 2018 के बाद से ही रहे हैं, जब टेरर फंडिंग पर जो NIA की तरफ से एक अभियान चलाया गया था, उसके बाद से लगातार इन संगठनों पर दबाव बना हुआ था, और 2019 के बाद से लगातार जब से ये संगठन प्रतिबंधित हो गए हैं, इन पर कार्रवाइयां रुक रुक के समय समय पर होती रही हैं, और कई जो एसेट्स हैं जो टेरर फंडिंग के जरिए हासिल किए गए थे या टेरर फंडिंग में शामिल थे, उनको जो जब्त किया गया है। लेकिन जिस तरीके से जो कि जैश का एक मॉड्यूल पिछले 3 सालों से कश्मीर और दिल्ली और यूपी में ऑपरेट कर रहा था, उसके बाद एक बार फिर से जम्मू कश्मीर पुलिस सतर्क हो गई है, और उनका ये जो है नया अभियान अब इन संगठनों के खिलाफ बिल्कुल ये पहले से अभियान चलाया जा रहा है ताकि किसी वारदात को अंजाम देने की कोशिश ये करें, उससे पहले ही इनकी धरपकड़ की जाए। बहुत शुक्रिया आसिफ पूरी जानकारी के लिए।
महाराष्ट्र के नासिक से खौफनाक हादसे की तस्वीर सामने आई है, जहां पर 3 साल का बच्चा अपने घर की पहली मंजिल से नीचे गिर गया और इस हादसे में बच्चा गंभीर तौर पर घायल हो गया। वहीं हादसे की सीसीटीवी तस्वीरें भी आई हैं। तस्वीर में देखा जा सकता है कि बच्चा नीचे जा रहे 2 बच्चों को देखने की कोशिश कर रहा था और इसी कोशिश में यह घर की पहली मंजिल से लगी रेलिंग पर झुक गया और फिर बैलेंस बिगड़ने की वजह से नीचे गिर गया। हादसा गंगापुर रोड पर मौजूद सहदेव नगर इलाके में हुआ। पहली मंजिल से गिरने की वजह से बच्चे के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। बच्चे का इलाज अस्पताल में चल रहा है। यह वीडियो देख करके सब कुछ सावधान होने की जरूरत है कि बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। घर की रेलिंग्स को खास तौर पर इतना सुरक्षित बनाया जरूर जाना चाहिए कि बच्चे वहां से ना गिरें। महाराष्ट्र के नासिक में हुआ यह हादसा, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। बच्चा नीचे देखता है और वहां से गिर जाता है। देखिए, बच्चा नीचे देख रहा होता है लेकिन अचानक उसका बैलेंस बिगड़ता है। रेलिंग के साथ लगी जो सीमेंट की दीवार बनी हुई थी छोटी सी, वो उसके ऊपर खड़ा हुआ और यही बहुत बड़ी चूक थी। बच्चा वहीं से नीचे गिर गया। और इस वक्त ये तस्वीरें आ रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक कर रहे हैं। उनके साथ सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। भारत की रक्षा प्रणाली को और मजबूत करने को लेकर के लगातार कवायद की जा रही है और ऐसे ही बैठक को संबोधित कर रहे हैं राजनाथ सिंह। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मेडिकल कॉलेज रिश्वत केस में ईडी की बड़ी रेड। 10 राज्यों में 15 जगहों पर ईडी की छापेमारी हुई है। सीबीआई की एफआईआर में सामने आए हैं मेडिकल कॉलेज इंस्पेक्शन घोटाले और इस पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ईडी ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में एक साथ रेड की है। रिश्वत देकर एनएमसी से गोपनीय रिपोर्ट लीक कराने का आरोप है इन पर। 7 मेडिकल कॉलेजों और कई प्राइवेट आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। अधिकारियों के मुताबिक गुरुवार सुबह बड़गाम जिले के चदूरा, सोयबुग और बीरवाह इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया। छापे पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के अनुसार मारे गए और इसमें पुलिस अधिकारियों, महिला पुलिसकर्मियों और स्थानीय नंबरदारों की टीमें शामिल थीं। तो 10 राज्यों में 15 जगहों पर ईडी की छापेमारी। मेडिकल कॉलेज रिश्वत केस में ईडी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। इसमें 7 मेडिकल कॉलेज और कई प्राइवेट आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी का सिलसिला अभी भी चल रहा है। इन पर रिश्वत देकर एनएमसी से गोपनीय रिपोर्ट लीक कराने का आरोप लगा है। अलग अलग राज्य इस रेड के दायरे में हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में एक साथ रेड को अंजाम दिया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज रिश्वत केस में ईडी ने यह बड़ी छापेमारी की कार्रवाई की है। 10 राज्यों में 15 जगहों पर छापेमारी की जा रही है और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, बड़े पैमाने पर ईडी की छापेमारी चल रही है और मेडिकल कॉलेजेस इसके दायरे में है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि जो रेड्स है ये उस केस से जुड़ी हुई है जिसमें सरकारी अफसरों को मेडिकल कॉलेज की इंस्पेक्शन रिपोर्ट लीक करने के बदले में रिश्वत देने का आरोप है। दरअसल सीबीआई ने 30 जून 2025 को ये केस दर्ज किया था, जिसमें ये बताया गया था कि सरकारी अफसर, खासकर जो नेशनल मेडिकल कमीशन के अफसर हैं, वो पैसे के बदले में मेडिकल कॉलेज की जो गोपनीय रिपोर्ट है वो बाहर वालों को दे देते हैं। इन रिपोर्ट की मदद से मेडिकल कॉलेज के जो मैनेजमेंट और बिचौलिए जो होते हैं उनको ये मौका मिल जाता है कि वो जो है कागज के कुछ बदलाव कर देते हैं और कोर्ट की मंजूरी ले लेते हैं। इसी वजह से ईडी ने इस मामले को अपने हाथ में लिया। ईडी को लगता है कि इसमें रिश्वत का बहुत ज्यादा पैसा आया है और ये जो रेट है वो 15 लोकेशन पर चल रही है। 7 मेडिकल कॉलेज इसके अंदर शामिल है। सिर्फ मेडिकल कॉलेज में ही रेड नहीं चल रही है बल्कि कुछ सरकारी अफसर और जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनके यहाँ पर भी जो रेड है वो 10 राज्यों में एक साथ चल रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।